अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स और शॉर्ट वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल कैसे लगते हैं। तो ये एक और नया नावल है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं बहुत से नए नए राइटर्स आपके सामने लाऊंगी और उनकी लिखी हुई स्टोरीज़ आपको सुनाऊंगी। तो ये भी एक न्यू राइटर है। इनकी ये शायद पहली बड़ी स्टोरी है। तो इन्होंने लिखा है अंधेरे चिराग। इस कहानी का नाम है अंधेरे चिराग और इस राइटर का नाम है सलवा जब्बार। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि इन नए राइटर्स को ज़रूर ज़रूर सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा कर सके, कि ये हमारे कल के बहुत बड़े बनने वाले राइटर्स हैं। तो इन बच्चों को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, इनके नावल्स को ज़रूर सुनिएगा, पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं इनका नया नावल। इसके डिस्क्रिप्शन में इन्होंने लिखा है, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपनों से ही ठुकराई जाती है, लेकिन किस्मत एक अनजान शख्स को उसका शरीक सफ़र बना देती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो ख्वाबों के शहर में बसती है, लेकिन हादसाती तौर पर उसका हमसफ़र उसके ख्वाबों के शहजादे से यकसर मुख्तलिफ होता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो किसी की तलाश में ऐसी जगह जा फंसता है जहाँ से वापसी नामुमकिन होती है। क्या किस्मत उसे सबके सामने सरखुरू करेगी या उसकी ज़िंदगी इस अंधेरी दुनिया में गुजर जाएगी। तो शुरू करते हैं और सुनते हैं। बहुत दिलचस्प लग रही है, मुझे भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अंधेरे चिराग बाय सलवा जब्बार पार्ट 1। आज फिर वो वहीं मौजूद था। उसने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा तो सिवाय पानी के कुछ और न था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो उस गहरे समंदर के बीचों बीच अकेला फंस चुका है। उसने मदद की तलाश में नजरें दौड़ाई, लेकिन नाकाम रहा। कोई है? मामा, आप कहाँ हैं? वो इधर से उधर तीरते हुए आवाज़ें लगा रहा था। सूरज की तेज रोशनी पड़ने से समंदर का हल्का टीला पानी पे चमक रहा था। हल्का नीला पानी चमक रहा था। नीम गर्म पानी में तीरते उसे बहुत सुकून मिला। उसका दिल किया कि कुछ देर यहीं रह जाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि अभी तो उसे अपनी माँ को भी ढूंढना है। मामा, कहाँ है आप? उसकी आवाज़ एक बार फिर गूंजी, लेकिन जवाब निदारिद। अभी वो सोच ही रहा था कि आगे क्या करना है जब उसे अपने पीछे लहरों का शोर सुनाई दिया। उसने मुड़कर देखा तो दूर से एक बहुत बड़ी लहर उसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। खौफजदा नजरों से उसे देखते ऊपर आसमान की जानिब देखा तो सूरज छुप गया था और काले घने बादल छा चुके थे और बिजली कड़कना भी शुरू हो गई थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि पानी नीम गर्म से ठंडा यह हो गया है। उसे अपने हाथ पांव सुन होते महसूस हुए और चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया। वो बड़ी सी लहर उसके करीब से करीब तर होती जा रही थी। लहर से दूर जाने की कोशिश में उसने अपने हाथ पांव मारे, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे रस्सियों से बांध दिया हो। चंद लम्हों की बात थी और अब वो उस लहर की जद में आ चुका था। उसे सांस नहीं आ रहा था। वो बार बार बाहर आने की कोशिश करता, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से दोबारा डूब जाता। अचानक उसकी समातों में वो आवाज़ पड़ी जिसे सुनने के लिए वो बरसों से तड़प रहा था। वो उसकी माँ की ही आवाज़ थी। मैं इधर हूँ, इधर आओ मेरे पास। उसने उसकी माँ चीख चीख कर उसे पुकार रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ वापस आ जाओ। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। उसने एक बार फिर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब की बार वो डूबता चला गया। समंदर का खारा पानी उसकी नाक, कान और आंखों में घुसता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मामा, मामा, कहाँ है आप? मुझे बचाएं। वो चीखते हुए उठ बैठा तो खुद को पसीने में शराबोर पाया। उसने इर्द गिर्द देखा तो वह अपने पुरआसाइश कमरे के आरामदा बिस्तर पर बैठा था, लेकिन उसके लिए अभी भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। खारे पानी का कसीला जायका उसे अभी भी अपनी ज़बान पर महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से साइड टेबल की दराज खोली और अपनी पैनिक अटैक की गोलियां तलाश की, और एक साथ कई गोलियां निकल गया। अब वो बिस्तर से उतरकर कमरे में टहलना शुरू हो गया। कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई पानी नहीं है यहाँ पर। वो ऊंची आवाज़ में खुद कलामी करते हुए बोला। जब उसे सामने साइड टेबल पर रखा पानी का जग नजर आया, उसने वो पानी से भरा जग उठाकर दीवार पर दे मारा।
शीशे का जग करची करची हो गया। अब वो कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। अभी वो ताज़ा हवा खाने की गर्ज से बाहर जाने ही लगा था जब बेड पर पड़ा उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उस पर दिलावर कॉलिंग जगमगा रहा था। अब इसे क्या मौत पड़ गई। वो ठंडा सांस खारिज करता फ़ोन को वहीं बजते छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ गया था। ये जनवरी के अवाइल दिनों का वक्त था। ये मंजर खैबर पुख्तोख्वा के ज़िला शानगला पर उतरती एक और खूबसूरत सुबह का था, जहाँ शानगला में वाक़ वादी पूरन अपने सरसब्ज़ शादाब पहाड़ों और ठंडे आबशारों समेत देखने वालों का दिल मोह लेती। वहीं शाहराहे पूरन पर थोड़ा आगे आए तो पूरन का ये छोटा सा इलाका बंगा बंगाली हुस्न दिलकशी में अपनी मिसाल आप था। अब इस इलाके के छोटे से कच्चे मकान की खिड़की से झांके तो हर रोज की तरह आज भी वो सबसे बेनियाज चेहरे पर उदासी सजाए एल्बम में अपनी पुरानी तस्वीरें देखने में मगन थी। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। उसके सुकूत को गुले दोपहरी की आवाज़ ने तोड़ा था, जो सुबह ही सुबह अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गाने में मगन थी। ए ख्वारता को, ए बहन, क्या कर रही हो? गुले दोपहरी ने दरवाजे की चौखट में खड़े खड़े पूछा। कुछ नहीं, उसने बेदिली से एल्बम बंद करके तकिए के नीचे रख दी। तुम्हें पता है ना लाली, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। गुल दोपहरी ने उसे जांचती नजरों से देखा और चलती हुई उसके पलंग के पास आ खड़ी हुई। गुलाली ने उसे नासमझी से देखा, जैसे उसकी बात समझ न पाई हो। वो उसकी नज़रों का मफहूम समझ के बोली, एक तो पता नहीं ये अंग्रेज़ का बच्चा हमारे घर कैसे पैदा हो गया। हमने कहा कि तुम उनसे कुछ नहीं छुपा सकता। उसने पुश्तून लहजे में उर्दू बोलने की कोशिश की। जब उर्दू आती है तो साफ उर्दू बोला करो ना, ये क्या आधी अधूरी, आधी पुश्तो, आधी उर्दू आधी पुश्तो। ओहो हो तुमको क्या पता हमारा स्टाइल सबको कितना पसंद आता है। सब कहता है कि हम बहुत क्यूट लगता है। तुम भी कुछ तो सीख लो, फिर तुम भी क्यूट लगेगा। गुल ने इतराते हुए कहा। क्यूट नहीं गुल, पागल लगता है। लाली ने भी उसी के अंदाज में कहा। अच्छा भाई, तुमसे कौन बहस करेगा, तुम तो है ही कोड़ मगज। उसकी बात पर लाली ने उसे आंखें दिखाई तो गुल ने उसे बाजू से पकड़कर पलंग से उठाया। अब उठो इधर से, हमको बाहर का नज़ारा भी देखना है। एक तो खिड़की वाली साइड तुम लेके बैठ गया। ए गुल उससे हटाकर पलंग पे चढ़ के खिड़की से बाहर देखने लगी, जहाँ बुलंदबाला पहाड़ पूरी अपनी शान शौकत से खड़े थे। लाली ने बेजारी से उसे देखा, जिसका रोज का यही मामूल था कि खिड़की से लगकर घंटों बैठी रहती और शायरी लिखती रहती। तुम थकती नहीं रोज रोज एक ही मंजर देख के? लाली को कोफ्त हुई। भला हसीन चीजों से भी कोई बेजार होता है? मैं तो हो गई हूँ, तुम अकल से पैदल जो हो। गुल ने अफसोस भरी नजर अपनी बड़ी बहन पे डाली, जो कहने को तो उससे सिर्फ 3 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों की सोच ने कभी मेल नहीं खाया था। गुल के मुताबिक उसकी बहन वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी थी। हाँ भाई, आप सा समझदार कोई और कहाँ। ये कहकर वो चलते हुए पलंग के साथ वाली दीवार पे लगे आईने के सामने आ खड़ी हुई। उसने आईने में अपना अक्स देखा तो ठंडी आह भर के रह गई। आबशार की तरह कमर पर फैले घने और सियाह बाल, बड़ी बड़ी सब्ज माइल भूरी आंखें जिन पर घनेरी पलके साया फिगन थी, छोटी सी मगरूर नाक और कटावदार गुलाबी लबों समेत बिलाशुबा वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। लेकिन गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता हुस्न को भी जंग लगा देती है। आंखों के नीचे बड़े बड़े गहरे हल्के और जर्द पीली रंगत के साथ साथ वो बहुत कमज़ोर भी थी। चेहरे पर सजी हम वक्त संजीदगी और आंखों से छलकती सौगवारी उसे सबसे मुनफरिद बनाती थी। उसने अपने बाल ऊंचे जूड़े में बांधे और खुद पर एक आखिरी नज़र डालकर अपनी चादर ढूंढने के लिए कमरे पर नज़र दौड़ाई। कमरे में सिर्फ 2 पुराने पलंग, जिनकी लकड़ी जगह जगह से उखड़ी हुई थी, और एक लकड़ी की मेज़ पड़ी थी जिसे ड्रेसिंग टेबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उस पर रखने कुछ सामान कोई भी ना था।
उसने बढ़कर सामने वाली दीवार पर लगी खूंटी से अपनी काली चादर और शोल्डर बैग उतारा और चादर की बुकल मार के कंधे पे बैग डाल लिया। अपने कमरे से निकलकर वो सामने वाले कमरे में आई जिसके फर्श पर कालीन बिछा था। उस पे उसकी माँ और दोनों भाई सोते थे। बाप तो कभी घर होता और कभी नहीं। जिस दिन घर होता तो इहाते में ही चारपाई डालकर सो जाता। अम्मा अम्मा, मैं हवेली जा रही हूँ, देर हो रही है। उसने नीचे सोती अम्मा को जगाया जो तबीयत की खराबी की वजह से आजकल देर से ही उठती थी। अच्छा बेटा, खैर से जा, नाश्ता कर लिया था? सकीना बेगम को उसकी फिक्र हुई। मैंने और गुल ने चाय बनाकर पी ली है, आप भी उठकर वही बना लेना। रात की 2 रोटियां पड़ी थी, वो दिलेर और दमीर के लिए रख दी है, और सालन का भी गुल कुछ कर देगी। बाकी सारा राशन खत्म हो गया है। आज खानम बीबी से एडवांस तनख्वाह मांगूंगी, दे दी तो वापसी पे सब लेती आऊंगी। चल ठीक है। वो कमरे से बाहर बने इहाते में आई जहाँ एक तरफ दो चारपाइयाँ खड़ी थी और दूसरी तरफ गुस्लखाने का दरवाज़ा था। वो जाने ही वाली थी जब उसे पीछे से गुल ने रोका और आकर उसके गले लग गई। लाली, हम तुम उदास ना हुआ करो, तुम मेरी सबसे बहादुर बहन हो। अब वो अपना लहजा भी दुरुस्त कर चुकी थी और साफ उर्दू बोल रही थी। लाली उसकी बात में मुबहम सा मुस्कुराई और फिर उससे पीछे किया। अच्छा, अब परे हटो, ड्रामेबाज ना हो तो। एक बात कहूँ, मैं मना कर भी दूँ तब भी तुम कहाँ मानोगी। जो लोग माजी में रहते हैं ना, वो हाल की खुशियाँ भी गंवा देते हैं। मेरी मानो तो उन तस्वीरों को जला दो। माजी इतना हसीन हो तो इंसान क्या करे, और कैसे जला दूँ ये तस्वीरें, यही तो मेरा कुल असासा है। माजी हसीन हो तो मुस्तकबिल को इससे भी हसीन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मुस्तकबिल हसीन मुस्तकबिल कच्चे घर वालों के नहीं बनते। उसने अपने घर पे नज़र दौड़ाते हुए कहा। लेकिन किस्मत तो अल्लाह ने सबकी बनाई है ना, चाहे वो कच्चे घर वाले हों या हवेलियों वाले। किस्मत भी सिर्फ हवेली वालों पर ही मेहरबान होती है। बिल्कुल गलत। मेहरबान किस्मत नहीं, अल्लाह होता है, और अल्लाह अपने बंदों को अमीरी गरीबी की बुनियाद पे नहीं नवाजता। पता नहीं हमारे हालात कब बदलेंगे, उसने थके थके अंदाज में कहा। जब जब तुम वक्त पे हवेली पहुंचोगी। लाली ने अपने हाथ में पकड़े छोटे से मोबाइल पे वक्त डाला तो बहुत देर हो चुकी थी। ओहो गुल, आज फिर तुमने मुझे बातों में लगा लिया। ओके, अब मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। वो जल्दी जल्दी कहती बाहर की तरफ बढ़ गई। खुदा पामान, गुल ने पीछे से आवाज लगाई। ये मंजर इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया का था, जिसे यहाँ का कारोबारी मरकज भी समझा जाता था। इसी इलाके की एक 10 मंजिला आलीशान इमारत के सामने ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी, जिसका दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला। ब्लैक 3 पीस सूट, स्नैक लेदर के जूते और रोलेक्स की महंगी तरीन घड़ी पहने वह अपनी शानदार और बारह पर्सनैलिटी समेत कोई आम आदमी हरगिज मालूम नहीं होता था। उसने सनग्लासेस उतार कर इमारत का जायजा लिया और गार्ड्स को वहीं रुकने का इशारा करता इमारत की जानिब बढ़ गया। इमारत के बाहर खड़े गार्ड्स ने किसी को आते देखा तो चेकिंग के लिए आगे बढ़े, लेकिन फिर मुकाबिल शख्सियत को पहचान कर फौरन ही पीछे हो गए और झट से सलाम किया, जिसका जवाब वो सर के खम से देता इमारत में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने लगी घड़ी पे गई, जो दोपहर के 12 बजा रही थी। रिसेप्शन पे खड़ी लड़की ने, जिसे यहाँ आए चंद ही दिन हुए थे, उसे नाम दर्ज करने के लिए रोका तो वो उसे एक सर्द नज़र से नवाजता आगे बढ़ गया। दोबारा उसे रोकने की हिम्मत वो खुद ही ना कर पाई थी। तुम पागल हो, ये जान प्यारी नहीं है। उसके जाते ही उस लड़की की कोलीग ने आकर कहा। क्या मतलब? एक तो वो आदमी बगैर आइडेंटिटी बताए चला गया, अब सर मेरी क्लास लेंगे, और ऊपर से तुम क्या बातें कर रही हो, उसने चिढ़ते हुए कहा। लगता है तुम न्यूज़ नहीं देखती, वरना तुम्हें पता होता कि वो कौन है। वो ये कहती हुई आगे बढ़ गई। पीछे से उस लड़की ने उसकी पुश्त को देखा जो लिफ्ट में चढ़ चुका था। 8वीं मंजिल पे लिफ्ट से बाहर निकलकर वो सीधा बावर हयात के ऑफिस की तरफ बढ़ा और बगैर नॉक किए खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। अंदर आते ही वो उसे सामने कुर्सी का रुख दीवार की तरफ किए फ़ोन पे किसी से बात करता नजर आया। जी जी, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें। अरे हम क्या जाने किसी मीर वीर को, यहाँ सिर्फ हमारा ऑर्डर चलता है, आप बेफिक्र रहें। उसने कुर्सी का रुख मोड़ा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसका रंग उड़ गया और मोबाइल हाथ से गिरते गिरते बचा, लेकिन फिर जल्दी ही अपने तासुरात पर काबू पाकर फ़ोन बंद कर दिया और उसे देखा जो उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर टांग पे टांग रखे बैठा था।
एक हाथ की मुट्ठी बना के उसने थोड़ी के नीचे जमाई और दूसरे हाथ की उंगलियों में सामने पड़ा पेन घुमाने लगा। आज बड़े बड़े लोगों ने हमें कैसे याद कर लिया, बावर ने मसनूई हंसी हंसते हुए कहा। वैसे तो हम आप जैसों पे अपना कीमती वक्त जाया नहीं करते, लेकिन क्या करें, कुछ बच्चे बहुत नाफरमान हो गए हैं। उसने बावर की तरफ बगैर देखे कहा, फिर उठकर अपने बाएं जानिब मौजूद ग्लास वॉल के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। शरीफ लोगों को बेवक्त तंग करना अच्छी बात नहीं होती। बावर खुद को पुरसुकून जाहिर कर रहा था, लेकिन हकीकत में उसका सांस खुश हुआ हुआ जा रहा था। आप जैसे शरीफ अगर शराफत से बात समझ जाए तो हम जैसों को तकलीफ ना करनी पड़े। वो मुस्कुराते लहजे में बोला। जानते हो बावर साहब, मैं लोगों को सिर्फ दो ही सूरतों में जिंदा रखता हूँ, या तो वो मेरे काम आ रहे हो या मुस्तकबिल में वो मेरे काम आने वाले हो। वो हुनूस बावर की तरफ पुश्त किए खड़ा हुआ। और अब आप मेरे किसी काम के नहीं रहे, उसने मुड़कर बावर की आंखों में देखते हुए ठंडे ठार लहजे में कहा। बावर की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। इससे पहले कि बावर कुछ करता, वो उसकी तरफ बढ़ा और कोट की अंदरूनी जेब से चाकू निकाल कर उसकी शहरक पर फेर दिया। खून का फवारा उसकी गर्दन से निकला और भलभल करता खून नीचे बिछे कालीन पर जज्ब होने लगा। वो कुछ देर उसे देखता रहा और फिर चाकू से टपकते खून को बावर की लाश से साफ करता सर से लहजे में बोला। धोखेबाजों का यही अंजाम होता है। उसने चाकू वापस जेब में रखा और मजबूत चाल चलता बाहर निकल गया। पाकिस्तान का मशहूर बिजनेस टाइकून, जो अपनी बिजनेस स्किल्स से ज़्यादा अपनी लुक्स के लिए जाना जाता था। जब वो बात करता तो लोग ठहर के सुनते और जब खामोश हो जाता तो उसके बोलने का इंतजार करते। जब वो नज़र उठाकर देखता तो सब नज़रें झुका लेते और जब नज़र झुकाता तो सबकी नज़रें उसके वजीह चेहरे पर टिकी होती। उसकी आंखें हल्के नीले रंग की थी, जैसे समंदर ने अपना रंग इनमें छोड़ा हो। उसके चेहरे पे हर वक्त ऐसी मुस्कुराहट सजी रहती जैसे दुनिया फतेह करने आया हो। वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था। हाँ, वो इतना ही हसीन था जैसे अफसानवी किरदार हो। मगरूर शहजादा, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह था। लोग उसकी इज्जत करते नहीं थे, वो अपनी इज्जत खुद करवाता था। उसका नाम मीर था। वो लोग उसे इज्जत से जाह कहकर पुकारते थे। आज फिर उसे देर हो गई थी। गुलाली का घर में बंगालई में था, जबकि खानों की हवेली आलोज में थी। आलोज भी पूरन का ही इलाका था, लेकिन उसके हालात बाकी इलाकों से बहुत बेहतर थे। यहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बैंक और तकरीबन तमाम सहूलियात मौजूद थी। यहाँ ज़्यादातर कारोबारी लोग आबाद थे। ये बंगालई से गाड़ी या मोटरसाइकिल पर आने वालों के लिए तब तकरीबन 5 मिनट की मसाफत पर था, लेकिन गुलालई को रोज़ ये सफ़र पैदल तय करना होता तो इसे ये फासला भी बहुत लगता था। वह हवेली के मेन गेट के सामने आकर रुकी तो खान बाबा ने उसे पहचानते हुए गेट खोला। वो उन्हें सलाम करती गेट से अंदर आई और हवेली के दरवाजे तक बनी पथरीली रवेश पर चलने लगी। उसने सर उठाकर देखा तो हवेली अभी भी दूर नजर आ रही थी। ये एक 3 मंजिला आलीशान महलनुमा हवेली थी, जिसका रंग सुनहरी मायल था। ऐसा लगता था जैसे पूरी हवेली सोने के पानी में नहाई हो। हवेली के बैरूनी नक्शे की तरफ आए तो पहली मंजिल में बड़ा सा बरामदा था, जो 5 सतूनों पर खड़ा था। उन सतूनों पर मुख्तलिफ नक्शो निगार भी बनाए गए थे। बालाई मंजिल की 3 बालकनियां थी और दरमियान वाली बालकनी तक बाहर से ही दो तरफा सीढ़ियां जाती थी, जबकि तीसरी मंजिल की 2 बालकनियां थी। इस हवेली की इनफरादियत की एक बड़ी वजह उसका रिंग था। दिन के वक्त सूरज की रोश उसका रंग था। दिन के वक्त सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो ये सुनहरी रंग की बदौलत चमकने लगती, और रात के वक्त भी इसकी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए हवेली के बरामदे, बालकनी और छत के बनोरे पर पूरी रात चिराग जलते रहते। इसीलिए ये चिरागों वाली हवेली के नाम से मशहूर थी। हवेली के आगे बड़ा सा पाए बाग भी था, जिसमें बेशुमार दरख्त लगे थे, जिनमें से अक्सर पर मुख्तलिफ फल भी लगते थे। बाग के दरमियान में पथरीली रविश बनाई गई थी, जो मेन गेट से हवेली के दरवाजे तक जाती और बागों को 2 हिस्सों में तकसीम करती थी। दोनों हिस्सों में 2-2 पत्थर के फव्वारे भी नस्ब थे, जिनके पत्थरों के बीच में लाए, जबकि गोलाई में इर्द गिर्द चिराग जलते थे। दाएं जानिब एक बड़ा सा आपनूसी लकड़ी का झूला भी मौजूद था। वैसे तो पूरा बाग ही फूलों से भरा हुआ था, लेकिन पथरीली रविश के दोनों तरफ खास तौर पर क्यारियां बनाकर लाल गुलाब और रात की रानी लगाई गई थी, जिसकी बदौलत रात के वक्त पूरा बाग महकता रहता।
रविश के दोनों तरफ भी कतार की सूरत में चिराग मौजूद थे। वो रविश पे चलती हुई हवेली के बड़े से लकड़ी के दरवाजे तक पहुंची थी और बड़ी मुश्किलों से भारी भरकम दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होते ही सफ़ेद और सुनहरे इम्तिज़ाज से सजा आलीशान हॉल कमरा आता था, जहाँ ज़्यादातर खानम बीबी मौजूद होती थी। इसी कमरे में से बिल्कुल बाहर जैसी ही दो तरफा सीढ़ियाँ दूसरी मंजिल तक जाती थी। कमरे के दाएं जानिब लॉन्ग रूम, ड्राइविंग रूम और डाइनिंग रूम के दरवाजे थे, जबकि बाएं जानिब मेहमान खाना और उसके आगे दो गेस्ट रूम्स थे। वो रोज़ाना मेहमान खाने में ही बैठा करती थी। दूसरी या तीसरी मंजिल तक जाना उसे कभी नसीब ही नहीं हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई तो मेहमान खाने को सुर्ख और काले इम्तिज़ाज से सजाया गया था, जहाँ सोफे पर जहाँ सोफे मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो ख़ास मेहमानों के लिए दूसरे मेहमान खाने में मौजूद थे, जिसका दरवाज़ा बाहर से ही जाता था। जबकि यहाँ पर फर्श पे दबीज कालीन बिछाकर चारों तरफ गाँव तकिए लगाए गए थे, जिसे मजलिस कहा जाता था। वो अंदर दाखिल हुई तो बच्चे पहले से ही उसके इंतज़ार में बैठे थे। उसे देखकर सब ने एक साथ सलाम किया। वो जवाब देती उनके साथ ही जाकर बैठ गई। उस्तानी साहिबा, आज आपको देर हो गई? अजमीर खान ने पूछा। हाँ, बस रास्ते में लेट हो गई, उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। हम सब तो खुश हो गए कि आज हमारा छुट्टी होगा, अजलान खान मायूसी से बोला, जिस पे बाकी सब ने भी अफसरदगी से सर हिलाया। छुट्टी होगा नहीं होगी, लाली ने उसकी सहतसी की, जिस पे वो मुंह बनाकर रह गया। चलो अब जल्दी से सब अपनी किताबें निकालो, अभी वो ये कह रही थी जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़ कर देखा तो महाजबीन खान खड़ी थी। लाली ने उन्हें सलाम किया, जिसका उन्होंने खुशदिली से जवाब दिया। आज तुम्हें देर हो गई? मैं समझी शायद छुट्टी कर ली है, उन्होंने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। नहीं खाला, छुट्टी कहाँ अफोर्ड कर सकती हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगी पियोगी? नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। भूख तो उसे बहुत लगी थी, सुबह भी सिर्फ चाय ही पी थी, लेकिन ऊपर से उसने सिर्फ इतना ही कहा। चलो फिर तुम पढ़ाओ आराम से। वो जाने लगी तो लाली ने उन्हें रोका और फिर बच्चों की तरफ देखा जो बातों में मगन थे। फिर आहिस्तगी से बोली, वो खाला, दरअसल मुझे कुछ एडवांस चाहिए था, अगर हो सके तो। तुम्हें तो पता है गुलाली कि ये सब मामलात खानम बीबी ही देखती है, उन्हीं से बात कर लेना, उन्होंने ठंडी सांस खारिज करके कहा। जी मैं कर लूँगी। नज़र झुकाकर वो रुख फेर कर बच्चों की तरफ मुतवज्जा हो गई। महाजबीन खान अफसरदगी से सर हिलाकर बाहर चली गई। चिरागों वाली हवेली बबरक खान की मिल्कियत थी, जिन्हें सब बड़े खान के नाम से जानते थे। बड़े खान की शादी अपने चचा की बेटी नगीना से हुई थी, जिन्हें सब खानम बीबी कहते थे। बड़े खान के दो बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम अली शेर था, जिनकी शादी उन्होंने अपने छोटे भाई की बेटी जरमीन खान से की थी, जबकि छोटे बेटे असफंदियार खान की शादी उन्होंने अपनी ही बिरादरी में महाजबीन खान से की थी। सबसे छोटी बेटी सबा खान का बिरादरी में कोई जोड़ मौजूद नहीं था। भाइयों ने बहुत जोर दिया कि उनकी बहन की शादी बिरादरी से बाहर कर दे, लेकिन बड़े खान अपने उसूलों के पक्के थे। इसी जिद में सबा खान की उम्र निकल गई। अली शेर के दो बेटे शाहमीर अली खान और दिलावर अली खान और दो बेटियां नाजनीन अली खान और शाजमीन अली खान थी। शाहमीर 33 जबकि नाजनीन 32 साल की थी और उससे छोटा दिलावर 29 और सबसे छोटी शाजमीन 20 साल की थी। असफंदियार खान की दो बेटियां शहरबानो और अमरीन खान और एक बेटा अजलान खान था। शहरबानो 16 और अजलान खान 13 साल का था, जबकि सबसे बड़ी बेटी अमरीन 26 साल की थी, जिसकी शादी 16 साल की उम्र में बड़े खान ने अपने दोस्त के बेटे जमशेद खान से करवा दी थी। अमरीन की दो बेटियां परिविश और वहीबा वजिया और एक बेटा अजमीर खान था। अजमीर 10 साल का, जबकि उससे छोटी दोनों जुड़वा बहनें 8 साल की थी। 3 साल पहले ही अमरीन के शौहर का इंतकाल हो गया था, तभी वो अपने बच्चों के साथ इसी हवेली में आबाद हो गई थी। गुलालई के माँ सकीना बेगम बड़े खान की छोटी बहू महाजबीन खान की बचपन की दोस्त थी। यही वजह थी कि लाली उन्हें खाला कहती थी, लेकिन ये गलती उसने दूसरों के सामने कभी नहीं की थी, क्योंकि एक बार वो इसका अंजाम देख चुकी थी। पहले पहले तो सकीना बेगम घरों में काम करके घर का खर्च चलाती थी, लेकिन जब से वो बीमार हुई थी तब से बात बहुत तंग हो गई तब से बात हाथ बहुत तंग हो गया था।
जब गुलालई ने इंटर पास कर लिया तो महजबीन खान के कहने पर खान बीबी ने उसे घर के सब बच्चों को पढ़ाने की नौकरी दे दी, क्योंकि उनके यहाँ बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने का रिवाज नहीं था। हाँ, अलबत्ता मदरसे ज़रूर भेजते थे। गुलालई शहर से पढ़कर आई थी, तभी उसने अपने घर वालों के साथ साथ हवेली में बच्चों को उर्दू भी काफ़ी हद तक बेहतर करवा दी थी। गुलालई के घर का खर्च सिर्फ उसी की तनख्वाह से चलता था। वो सड़क पर तेजी से चलती जा रही थी और आज का सारा वाकया उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। खानम बीबी, वो दरअसल मुझे कुछ एडवांस चाहिए था, उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। एडवांस मतलब? उन्होंने सवालिया नज़र से पूछा। कुछ पैसे चाहिए थे तनख्वाह में से, अगले महीने में काट लीजिएगा, उसने नज़र झुकाए धीमे से कहा। देखो गुलालई, हमने पहले पहले ही तुम्हें बहुत मुश्किलों से रखा है, वरना बड़े कान तो हरगिज इस बात पे राजी नहीं कि बाहर का कोई लड़की हवेली के बच्चों से बात भी करे। फिर तुम तो जानता है ना कि तुम्हारे बारे में लोग कैसी कैसी बातें करता है। ऊपर से रोज रोज तुम ये क्या कह रही थी, एडवांस एडवांस मांगने आ जाता है। जितनी तनख्वाह हम तुमको खुदा तरसी में देता है ना, इतना कोई भी नहीं देगा। अगर तुम्हें कम लगता है तो बेशक कोई और घर देख लो, हमें उम्मीद है तुम समझ गया होगा। उन्होंने बगैर लगी लिपटी के कह डाला। वैसे भी उन्हें गुलालई कुछ खास पसंद नहीं थी। जी, मैं समझ गई, माजरत ख्वाह हूँ, आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो आंखों में आते आंसू पीछे ढकेलती बमुश्किल बोली। पीछे से आती गाड़ी की आवाज़ ने उसे सोचों से निकाला। वो इस वक्त सड़क किनारे चलती हुई जा रही थी। सड़क के एक तरफ ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ थी। दूर नजर आते सरसब्ज पहाड़ों पर सूरज की रोशनी कुछ इस तरह पड़ रही थी जैसे उनकी चोटियों पर कोई सुनहरी माया उंडेल दिया गया हो। पहाड़ों से निकलते ठंडे ठार आबशार, रफ़े वफ़े से बने छोटे छोटे घर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये मंजर वाकई इतना हसीन था कि किसी को भी घंटों जकड़ के रख सकता। लेकिन वो इस सब से बेनियाज फिलहाल सिर्फ ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि घर खाली हाथ कैसे जाएगी। अभी वो अपनी सोचों में ही गुम थी कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो ब्लैक कलर की खद्दर खद्दर की शलवार कमीज पहने, कंधों पर ब्राउन गरम शाल डाले, 6 फुट से निकलते कसरती जिस्म, गहरी काली आंखों, घनी दाढ़ी और मूछों तले अनाबी लबों वाला वो और कोई नहीं, दिलावर खान ही था। उसने मुस्कुराकर सर को खम दिया तो लाली, जो अपनी ही सोचों में घरी अनजान नजरों से उसे देख रही थी, वापस होश की दुनिया में आई। अस्सलाम वालेकुम, लाली ने जल्दी से कहा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है गुलालई, ठीक हूँ? उसने आहिस्तगी से कहा। लग तो नहीं रही। उसने जांचती नजरों से लाली को देखा। आपके लगने की तो क्या ही बात है। वो सर को झटक कर आगे चल पड़ी तो वो भी उसके पीछे आया। मौसम कुछ खराब लग रहा है, उसने आसमान की तरफ इशारा किया। लेकिन देख वो लाली को रहा था। लाली ने आसमान की तरफ देखा जो बिल्कुल साफ था और सूरज भी अपने पूरे जोबन पर था। फिर उसकी बात का मतलब समझकर बोली, जी बिल्कुल, लगता है बहुत तेज बारिश भी होने वाली है। बारिश का तो पता नहीं, अलबत्ता बूंदाबांदी तो अभी से ही शुरू है। इसका इशारा गुलाली की आंख से लुढ़कते आंसुओं की तरफ था जो अनजाने में बह निकला था। बंजर जमीन पे ना बूंदाबांदी अक्सर बंजर ज़मीन पे ना बूंदाबांदी अक्सर होती है, ना तेज़ बारिश। मेरी ज़िंदगी भी बिल्कुल किसी तपते सहरा जैसी है और मैं इस मुसाफिर जैसी हूँ जो सहरा के बीचों बीच बेसर्द सामान फंस जाए और ज़िंदगी की तलाश में इधर से उधर भागता फिरे। ना कोई उम्मीद हो और ना ही कोई खुशी की नवीद, बस दूर तक फैली तपती रेत। वो अपने ही ध्यान में बोलती जा रही थी और आंसू उसकी आंखों से टप टप गिरते जा रहे थे। दिलावर को उसके आंसू बहुत तकलीफ पहुंचा रहे थे, लेकिन वो चाहता था कि वो अपना दिल हल्का कर ले। और मेरी क्या अहमियत है इस बंजर सहरा में, वो उसके खामोश होने पर बोला। सैराब, सहरा में भटकते मुसाफिर को नजर आता वो सैराब जो उसे अपनी तरफ खींचता है, लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं होता, बल्कि बची खुजी हिम्मत भी ज़ाय हो जाती है। अब उसके आंसू थम चुके थे। लगता है मौसम साफ हो गया है, दिलावर हल्का सा मुस्कुराकर बोला। वो उससे 2 कदम पीछे चल रहा था। लाली ने मुड़कर देखा तो दिलावर के हाथ में उसकी चादर का पल्लू था जिसे वो जल्दी से छोड़ चुका था। लाली ने उसे नासमझी से देखा और फिर उसकी अगली बात पर उसे शदीद हैरत हुई। आप अपनी सारी परेशानियां मेरे सर डाल दे और बेफिक्र हो जाए। दिलावर अली खान कभी आपका सर झुकने नहीं देगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसकी ताब न लाते हुए वो नजरें झुका गई। और दिलावर अली खान ऐसा क्यों करेगा?
गुल ने हनूज नजरें झुकाए आहिस्ता से कहा, क्योंकि वो आपको पहले भी 1000 दफा बता चुका है और अब भी बता रहा है कि वो आपसे मोहब्बत करता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो कुछ देर नजर झुकाए खामोशी से खड़ी रही, फिर उसकी आंखों में देखकर बोली, बेजोड़ मोहब्बतें वक्त पर ही कुर्बान कर देनी चाहिए, वरना उसकी इनकी जस्तजू में इंसान खुद कुर्बान हो जाता है। वो और लोग होते होंगे जो अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से जाने देते होंगे। दिलावर अली खान मोहब्बत की खातिर सब कुर्बान कर सकता है, लेकिन मोहब्बत को कभी कुर्बान नहीं कर सकता। वो नजर झुकाकर संजीदगी से कह रहा था, लेकिन लाली को लगा जैसे उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। ये तो वक्त ही बताएगा। वो फिर से मुड़ी और चल दी। कहीं तो घर छोड़ दूँ। उसने आज भी हर रोज वाली ऑफर कराई जिससे रद्द करती। वो तेज तेज कदम उठाती चलती रही। वो दूर तक जाते उसे देखता रहा और फिर सर झटक कर वापस चला गया। वो घर पहुंची तो अंदर दाखिल होते साथ ही दिलेर और दमीर भागते हुए उसके पास पहुंचे। लाली बाजी, तुम राशन ले आया? हमको बहुत भूख लग रहा है। वो दोनों एक जबान होकर बोले। क्यों, तुम लोगों ने नाश्ता नहीं किया क्या? उसने पीछे से आती गुल को सवालिया नजरों से देखा। मैं क्या करूं, घर में कुछ था ही नहीं पकाने को, तो मैंने इन्हें चाय के साथ कल की 2 रोटियां दे दी थी। लेकिन इन शहजादों के नाक पर कुछ टिकता ही कहाँ है। वो कुछ खुफी से कहती किचन की तरफ बढ़ गई, जो कमरों के साथ ही मौजूद था। पीछे से गुल ने बड़ी मुश्किल से अपने तासुरात पर काबू पाकर अपने भाइयों को देखा, जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे थे। वो आज वापसी पे देर हो गई थी ना, तो मैंने सोचा अम्मा परेशान ना हो जाए, इसलिए घर आ गई। अभी थोड़ी देर तक जाके सब ले आऊंगी। अच्छा। वो झूठी तसल्ली दिलाते हुए बगैर उनका जवाब सुने कमरे में आ गई थी। उसने बैग और चादर उतार के पलंग पर फेंके और सर पकड़कर वहीं बैठ गई। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। वो मुस्तकिल यही बड़बड़ा रही थी, जब किसी ख्याल के तहत उठ खड़ी हुई तो पलंग से नीचे लटकती उसकी चादर पैरों में आ गिरी। उसने उसे उठाया तो उसके पल्लू को देख कर ठिठकी जो बंधा हुआ था। उसे खोल कर देखा तो अंदर से 5-5 हजार के कई नोट निकले। काफी देर वो उन्हें मुंह खोले बेयकीनी से देखती रही और बार बार पलके झपक के अच्छी तरह उनका जायजा लिया। जब यकीन हो गया कि वो असली है तो फिर वो उस सोच में पड़ गई कि ये आए तो आए कहाँ से। अभी वो ये सोच ही रही थी, जब अचानक उसके जहन में कुछ देर पहले का वाकया याद आया, जब दिलावर उसका पल्लू पकड़े खड़ा था। उसे अचानक अपने हलक में आंसू का गोला अटकता महसूस हुआ। ये समझते क्या है खुद को? इस तरह की हरकत करके क्या वो मेरी मोहब्बत खरीदना चाहते हैं? मैं कल ही जाकर उनके मुंह पे ये पैसे मारूंगी। बाजी, तुम कब जाएगा? हमको वाकई बहुत भूख लगी है। उसने दिलेर की आवाज़ पे चौंक कर उसे देखा, जिसका चेहरा भूख से मुरझाया हुआ था। फिर उसने हाथ में पकड़े पैसों को देखा, एक नोट निकाल के बाकी वैसे ही पल्लू में बांध दिए। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ये कहकर वो वहीं बैठकर कुछ देर उसे उस नोट को घूरती रही और फिर मरे मरे कदमों से बाहर की जानिब बढ़ गई। वो सूटकेस में जल्दी जल्दी अपने कपड़े रख रहा था जब दरवाज़ा खोलकर अहयान अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। उसने गर्मजोशी से उसे सलाम किया, जिसका मीरजहाँ के सर के खम से जवाब दिया। मीरजहाँ ने सर को खम देकर जवाब दिया। वो दोनों बाजू फैलाए उसकी तरफ बढ़ाता उसे गले लगा सके, लेकिन वो एक नज़र उसे देख कर फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। ऐसी भी क्या बेमुरवती? अहयान ने कुछ खुफगी से कहा। किसी के घर आने से पहले इतला करते हैं। उसकी भारी रौबदार आवाज़ कमरे में गूंजी। इन अदब व आदाब का ख्याल तब भी रखा करें जब बेधड़क लोगों के घरों में घुस जाते हैं। तुम मुझ में और तुम में और मुझ में फ़र्क है। मीर जहाँ ने कुछ जताते हुए कहा। कुछ नहीं, बहुत कुछ, बल्कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुंह बनाया। क्यों आए हो? उसने अलमारी से मज़ीद कपड़े निकालते हुए कहा। तुम्हें बताने कि आज दोपहर को कत्ल हुआ है एक। उसकी बात में मीर जहाँ खामोशी रहा। पूछोगे नहीं किसका? वो उसे मशकूक नज़रों से देखते हुए बोला। मीर जहाँ ने एक आईब्रो उचकाकर उसे देखा, जो बिल्कुल उसके साथ खड़ा बास बरस कर रहा था, मशहूर बिजनेसमैन बाबर हयात का। अच्छा, तुम्हें हैरत नहीं हुई? अहयान को उलझन हुई उसके ऐसे रद्द अमल पर। हाँ बहुत, वो बेतासु चेहरे के साथ बोला। तुमने तो नहीं किया कहीं? उसे जांचती नजर से देख रहा था। मैं क्यों करूँगा? तुम्हारा मुखालिफ जो था। मेरा मुखालिफ इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि नामालूम फर्द के हाथों कत्ल हो जाए। फिर पाशा का था। तुम्हारी ज़्यादा सगा तुम्हारा ज़्यादा सगा था जो गम मना रहे हो। वो बेचारी से बोला। तुम सीधा जवाब दोगे कि नहीं, तुमने ही किया है ना इसे कत्ल, और अब ये सामान पैक करके भाग रहे हो यहाँ से? उसने अपनी तरफ से पूरी कहानी तैयार कर रखी थी। मीरजा उसकी बात पे मुस्कुराता
मुस्कुराहट छुपाता सिर्फ उसे देख के रह गया था। मैं इतना कमज़ोर नज़र आता हूँ कि कत्ल करके भाग जाऊँगा? मीरजा सब कुछ डंके की चोट पे करता है। हाँ, तो दिन दहाड़े कत्ल करके आया है ना मीरजा? वो उसकी आवाज़ की नकल उतारते बोला। दिलावर की कॉल आई थी, वो इस बात से इसका ध्यान हटाने को बोला, जिसमें वो कामयाब भी हो चुका था। क्या मतलब? पहले क्यों नहीं बताया? क्या कहता है वो? सुलह हो गई, वो एक ही सांस में कह गया। बुला रहा था, वो कह के फिर चुप हो गया। यार तुम पूरी बात तो बताओगे? अहयान चिढ़ के बोला। उसी के जरूरी काम से जा रहा हूँ। कौन सा काम? उसे तजस्सुस हुआ। वापसी भी बताऊंगा जब खैर खैरियत से हो जाएगा। अच्छा, जाना कहाँ है? वो उसकी आदत से वाकिफ था। उसने जो नहीं बताना होता था तो वो नहीं बताता था, इसलिए उसने भी ज्यादा नहीं कुरेदा। वहीं जहां ना जाने की कसम खाई थी, वो ऐसे ही बात किया करता था, ढके छुपे अंदाज में। उसके उसे तरबियत ही शायद ऐसे दी गई थी। ओह वाह जी वाह! इस तब्दीली की वजह? अहियान को खुशगवार हैरत हुई। आयशा, वो सिर्फ इतना कहकर खामोश हो गया। क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है ना? अहियान को फौरन उसकी फिक्र ने घेरा। हाँ ठीक है बिल्कुल, और अब चुप कर जाओ। इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा। मीरजहाँ को उसकी तफ्तीशी आदत से बहुत चिढ़ थी। अच्छा अच्छा, बस वो खैर से हो। और मुझे क्या चाहिए? आखिरी जुमला उसने आहिस्तगी से बोला। कब जाओगे? कल दोपहर, मुख्तसर जवाब दिया गया। अयान कुछ देर उसकी कार्रवाई देखता रहा, फिर कमरे में छाई खामोशी से तंग आकर बोल पड़ा। ये बताओ कि कल जो मैंने बात की थी उस पे गौर किया? क्या इरादा है? हर बार की तरह आज भी उसने अपना पसंदीदा मौजू छेड़ा। अब ये मत कहना शादी का, वो पहले से ही इसकी बात जानता था। शादी कर लो मीर, वो संजीदगी से कहते हुए उसे देखने लगा, जिसका चेहरा हुरूज बेतासुर था। शादी के लिए मोहब्बत दरकार होती है, उसने हर बार की कही बात दोहराई। मोहब्बत तो तुझे तुझे तुझ जैसे को होने से रही। बूढ़ा हो जाएगा, कुछ ख्याल कर ले। बूढ़ा तो कब का हो गया। उसकी बात में अहयान ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, जो ब्लैक जीन्स पे लाइम लाइम कलर की कॉलर शर्ट पहने, बाजू आस्तीनों तक मोड़े, हमेशा की तरह हैंडसम, लेकिन चेहरे से खतरनाक लग रहा था। हाँ, कुछ ज्यादा ही बूढ़े हो गए हों। पता नहीं कौन सी बदनसीब लड़की के नसीब में तुम लिखे गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई लड़की है, मीरजाह ने कंधे उचकाकर बेपरवाही से कहा। ख्याल ही करना, फूलों के शहर जा रहे हो, कहीं कोई फूल पसंद आ गया तो तोड़ ही ना लाना। अहियान की बात पे उसके हरकत करते हाथ कुछ लम्हों के लिए थम गए। फूल टूटे तो मुरझा जाते हैं। वो फिर से अपने काम में मगन हो गया। तो फिर क्या करोगे? भौरा बन जाऊंगा और उसी फूल के इर्द गिर्द घूमता रहूंगा। मीरजाह के संजीदगी से कहने पर अहियान का कहकहा कमरे में गूंजा। उसके होंठ भी मुस्कुराहट में ढले, जो चंद लम्हों बाद ही गायब हो गई थी। बाग का माली आ गया ना, तो वहीं दफना दफना देगा उस भंवरे को। किसी में इतनी जुर्रत है कि मीर्जा को हाथ भी लगाए? क्यों, मीर्जा करंट मारता है क्या? मार के बताऊं? रहने दे भाई। तो और तेरे डायलॉग्स, दिन जिस जिस दिन हो गई ना मोहब्बत, तो भंवरे, परवाने, दीवाने सब बन जाओगे। दीवाने वही होते हैं जिनका दिमाग पहले से ही आधा हो, मोहब्बत के बाद पूरा ही फिर जाता है। उसने बेजारी से कहा। हाँ, तेरे पास तो कुछ ज्यादा ही वाफर दिमाग है। और तेरे पास नाम का भी नहीं है। तुझे डॉक्टर किसने बनाया? शुक्र है तू नहीं था बनाने वाला, और ना आज आधे डॉक्टर वरना आज आधे डॉक्टर गुंडे और आधे लाश बन चुके होते। अब आप तशरीफ ले जाएंगे? उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। हाँ हाँ, ले जाऊंगा। वैसे भी शिफ्ट है मेरी। ये तो टीवी पे तेरा कारनामा देखा तो पूछने आ गया। वो बुरा सा मुंह बनाते वापस पलटा। और हाँ, आइंदा आना हो तो पूछ के आना। वो चेहरे पे तासुरात सजाया उसे देखे बगैर बोला। नहीं आऊंगा कभी भी। जा रहा हूँ हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से। वो दरवाजे के पास खड़ा खुफकी से बोला और जोर से दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। पीछे से मीरजा ने मुस्कुरा के बंद दरवाजे को देखा। वो जानता था कि उसकी वापसी पे वो पहले से घर में मौजूद होगा। मीर्जा का खुद भी कहाँ गुजारा था डॉक्टर अहयान के बगैर। दूसरी तरफ वो सामान लेकर अभी घर में दाखिल हुई थी कि सामने का मंजर देखकर उसके हाथों से शॉपर छूटकर जमीन पर गिर गए। सामने उसका बाप उसकी माँ पर थप्पड़ों की बारिश कर रहा था, और साथ ऊंची आवाज में गालियां भी निकाल रहा था। वो कुछ देर खाली खाली नजर से उन्हें देखती रही। वो मीर और दिलेर फिर वो दमीर और दिलेर के रोने की आवाज से होश में आई। उसका चेहरा एकदम गुस्से की शिद्दत से लाल हो गया। उसने आगे बढ़कर अपने बाप का हवा में बुलंद हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। बस कर दे, बाखुदा रब बस कर दे। चाहते क्या है आप? क्या जान से मार देंगे इन्हें?
वो चीख पड़ी। दरिया खान पहले तो उसकी अचानक आमद पर कुछ गड़बड़ाया, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो उसका बाप है। तेरी इतनी जुर्रत कि तू बाप का हाथ रोकेगी? वो लाली की तरफ जारहाना अंदाज में आगे बढ़ा। जब वो किचन से छुरी उठा लाई। एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा, वरना मेरे हाथों वाकई कत्ल हो जाएगा आज। वो छुरी उसकी तरफ करके बोली। दरिया खान तो उसकी जुर्रत पर हैरान ही रह गया। सकीना बेगम वहीं जमीन पे बैठे रोने लगी। दिलेर और दमीर सहम कर दीवार के साथ लगी अपनी बहन को देखने लगे, जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, जबकि गुल दोपहर से ही उस मंजर से गायब थी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा लड़की? तू अपने बाप को मारेगी? बाप? बाप लफ्ज का मतलब भी जानते हैं आप? ऐसे होते हैं बाप, ऐसे जलील करते हैं अपनी औलाद को। आज तक किया ही क्या है आपने हमारे लिए? 2 वक्त की रोटी भी ला कर दी है कभी? कभी पूछा है कि कहाँ से खर्चा चला रही हूँ? सब कुछ तो जुए में लगा दिया, घर तक को बेच दिया आपने। अरे घर छोड़े, आपने तो अपनी सगी औलाद तक बेच दी थी। क्यों सुकून से नहीं रहने देते हमें? सब कुछ तो पहले ही छीन चुके हैं, अब क्या सांसें भी छीन लेंगे हमारी? क्यों मार रहे थे अम्मी को? वो अम्मा वो हमारा बीवी है, हम जितना चाहे मारे। तू कौन होती है हमको रोकने वाली? नहीं है ये आपकी बीवी, याद रखिएगा कि अभी मैं जिंदा हूँ। मेरे होते हुए मेरी माँ और मेरे बहन भाइयों को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, वरना जान से मार दूंगी मैं। वो छुरी बुलंद करके चिल्लाई। देख लेगा तुम सबको, देख लेगा। तुमको जो शहर का हवा लग गया है ना, हमने भी तुमको तेर की तरह सीधा ना किया कर दिया तो दरिया खान नाम नहीं हमारा। दरिया खान को उसके तेवर ठीक नहीं लगे, इसीलिए उसे खूंखार नजर से घूरता घर से बाहर निकल गया था। पीछे से वो छुरी दूर फेंक कर अपनी अम्मा के पास आई, उन्हें सहारा देकर उनके कमरे में लाई और पानी पिलाया। जब उनकी हालत थोड़ी बहुत संभली तो उनके चेहरे पर पड़े नील के निशान देखकर उसे नए सिरे से गुस्सा चढ़ा। क्यों आए थे ये? पैसे मांग रहा था, कह रहा था किसी का उधार देना है। हाँ, हम तो उधार देने के लिए ही रह गए हैं। उसने किचन में पानी गर्म होने के लिए रखा ताकि उनकी नकोर कर सके, और फिर वापस आई। आज सुबह भी मकान मालिक आया था, तुम्हारे अब्बा को किराए के पैसे दिए थे और उसने मकान मालिक को दे दिए 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 ही नहीं। पिछले 3 महीने से किराया नहीं दिया। वो कह रहा था कि मकान खाली कर दो, तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? 3 महीने बाद याद आ रहा है कि किराया नहीं दिया। लाली को गुस्से से रोना आने लगा। औरतों वाले घर में पूछने कैसे आता? और तुम्हारा बाप तो हमें कुछ बताता ही नहीं। आज सुबह मकान मालिक की बेगम आई थी, उसके साथ सकीना बेगम ने तफसील से बताया। मैंने पहले ही कहा था कि अब्बा को पैसे ना देना। ये भी अजीब ही उसूल है कि औरत के हाथ से पैसे नहीं लेंगे। अब से खुद उसकी बीवी को देकर मैं खुद आऊंगी। खैर करती हूँ मैं कुछ। वो ठंडी सांस खारिज करके उठ खड़ी हुई। पैसे हैं तुम्हारे पास? उन्होंने हैरत से पूछा, क्योंकि आज ही तो वो राशन लाई थी। उनकी बात पे लाली की आंखों के सामने अपने पल्लू से बंधे पैसे और दिलावर की शक्ल याद आई। फौरन ही उसकी आंखें नम हो गई। हाँ है, वो आंसू जब्त करके बोली और कमरे से बाहर निकलने लगी। जब पीछे से आती सकीना बेगम की आवाज़ पर रुकी। लाली एक बात कहूँ, उन्होंने डरते डरते कहा। अम्मी आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? फिक्र करें, हुक्म करें आप। उसे उनका लहजा अजीब सा लगा। तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो भी है वो तुम्हारा बाप है। तुम अम तो उसका बीवी है। बीवियों पे तो मर्द हाथ उठाता ही है। उठा लेने देती। तुम तुम उनकी इज्जत में कमी ना किया करो। उन्होंने उसे समझाने की नाकाम सी कोशिश की। लाली ने अफसरदगी से अपनी माँ को देखा, जिसने हमेशा हर सही गलत में अपने शौहर का ही साथ दिया था। अम्मी मुझे बदतमीजी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। पूरा महीना कभी एक तो कभी दूसरे घर पढ़ाने जाती हूँ। रोज रोज नौकरी की तलाश में शहर की खाक छान कर जलील होती हूँ। सुबह से शाम हो जाती है, लोगों की हिकारत आमेज नजरें बर्दाश्त करती हूँ। इस सब के बाद क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि घर आऊं तो चंद लम्हे सुकून के मुयस्सर हो? सिर्फ मर्दों का ही हक है कि काम से थके हारे घर आए तो उनकी खिदमत की जाए। मैं भी मर्दों के बराबर काम कर रही हूँ, और वैसे भी बड़े अपनी इज्जत अपने आमाल से कराते हैं, रिश्ते या उम्र से नहीं। काश अब्बा ने कभी हमें अपनी औलाद समझा होता। उन्हें कहे कि आपके मरहूम बहनोई से सीखे कि बाप कैसे होते हैं। काश कि वो जिंदा होते तो हमारे साथ ये नाइंसाफी हरगिज ना होती। हम तुमको सिर्फ ये बताना चाह रहा है
रिश्ते बनाने से नहीं निभाने से बनते हैं। वो ये सब कहकर सकीना बेगम का जवाब सुने बगैर ही बाहर निकल गई। सामने देखा तो दिलेर और दमीर अभी तक दीवार से लगे सहमे हुए थे। वो उनके पास आकर घुटने के बल बैठी और दोनों को गले से लगाया। कुछ नहीं हुआ, डरने वाली बात नहीं है। मैं हूं ना आप लोगों के पास, फिर किस बात का डर? वो उनको तसल्ली के लिए मुस्कुराकर बोली। बाजी, अब्बा यहाँ आता ही क्यों है? दिलेर ने अफसरदगी से पूछा। बस तुम दोनों दुआ करो कि मेरी शहर में अच्छी नौकरी लग जाए। कोशिश तो कर रही हूँ मैं, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। बाजी, लेकिन बाजी, तुम खुद ही तो कहता है कि एफए पास को शहर में नौकरी नहीं देगा। दमीर ने उसकी कई बार की दोहराई हुई बात याद कराई। अल्लाह मदद करेगा। वो दोनों के सर पे हाथ फेर कर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, जिसका दरवाजा बंद था। वो दरवाजे के पास गई और उसे खोलना चाहा, लेकिन अंदर से कुंडी लगी थी। गुल, गुल, दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा बजाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। गुल, क्या हो गया है यार, खोलो दरवाजा। एक बार फिर दरवाजा जोर से धड़धड़ाया। अब्बा चले गए हैं, खोल दो दरवाजा। उसने एक आखिरी कोशिश की, जिससे पहले तो अंदर खामोशी छाई रही, लेकिन फिर कदमों की आवाज करीब होती सुनाई दी। लरजते हाथों से गुल ने दरवाजा खोल दिया। लाली अंदर दाखिल हुई तो गुल दरवाजे के पीछे छुपी खड़ी थी। उसका रंग बिल्कुल सफेद और चेहरा आंसू से तर था, और उसके हाथ पांव अभी तक लरज रहे थे। उसकी ये हालत लाली के लिए नई न थी। जब भी अब्बा घर आते तो लाली उनसे डर के कमरे में बंद हो जाती और उनकी ऊंची आवाज सुन के ही कांपने लगती। ये उसी डर का असर था जो लाली के आने से पहले दरिया खान अच्छी तरह से अपने बच्चों के जहन में बिठा चुका था। लाली ने उसका हाथ पकड़ के पलंग पर बिठाया और उसके हाथों को अपनी चादर में छुपाया, क्योंकि वो ठंडे बर्फ हो रहे थे। गुल, घबराओ नहीं, मैं हूं ना यहाँ, उसने नरमी से कहा। लाली अभी सुबह ही मकान मालिक आया था। उसकी बीवी कह रही थी कि वो हमें घर से निकाल देगी, यहाँ से। हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई है भी नहीं। और अब्बा, अब्बा ने तो मोरे को इतना मारा कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसने बमुश्किल अपनी बात पूरी की। कोई नहीं निकालेगा गुल, सब ठीक है। मैं कल ही किराया दे आऊंगी, बल्कि एडवांस भी दे दूंगी। और अब्बा की फिक्र ना करो, उन्हें तो मैं अब इस घर में घुसने भी नहीं दूंगी। उसने उसका सर अपने कंधे से लगाकर तसल्ली दी। पैसे पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास? हाँ, बहुत सारे पैसे हैं, तुम फिक्र ना करो। वो दिल में दिलावर को दुआएं और अब्बा को बद्दुआएं देती हुई बोली। कहाँ से आए? गुल को हैरत हुई। तुम इसकी फिक्र ना करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, अपने जहन पे बोझ ज्यादा मत लो। जब तक मैं हूँ तुम लोगों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। वो उसके बालों में हाथ फेरती आहिस्ता आहिस्ता समझाने लगी। गुल हमेशा की तरह उसकी तसल्ली पर पुरसुकून हो गई थी। उस इतने साल दूर रहने के बावजूद उसे सिर्फ लाली की बात पर यकीन आता था। वो जानती थी कि कुछ भी हो जाए, लाली कभी उन्हें दरबदर की ठोकरें नहीं खाने देगी। मैं मोरे को देख कर आती हूँ। उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो फौरन सकीना बेगम की फिक्र ने आन घेरा था। हाँ, उनकी नकोर भी कर देना। उनकी टकोर भी कर देना। पानी चूल्हे पर रखा था। वो सर हिलाती कमरे से बाहर गई तो लाली खिड़की के पास खड़ी हुई। अब आपका एहसान कैसे उतारूंगी दिलावर साहब? वो अपनी सोचों में गुम दिलावर के एहसान का बदला उतारने का सोच रही थी, इस बात से बेखबर कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये मंजर लाहौर के एक पौश इलाके पे उतरती खूबसूरत सुबह का था। वो इस आलीशान महल नुमा बंगले को तवील राहदारी में चलता फोन पर किसी को मैसेज कर रहा था। ब्लैक कलर के टर्टल नेक और स्वेटर और ब्लैक ही पैंट के ऊपर ब्राउन ओवरकोट के नीचे ब्लैक चेल्सी बूट पहने टॉम फोर्ड का महंगा तरीन परफ्यूम लगाए वो किसी रियासत का शहजादा मालूम होता था। राहदारी के आखिर पे बने दरवाजे के पास पहुंचकर उसने जेब से एक कार्ड निकाला और दरवाजे के साथ बने कॉरिडोर के सामने किया, जिसके स्कैन होते ही दरवाज़ा खुल गया। अंदर हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए सामने का मंजर नहीं नजर आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि आगे सीढ़ियां हैं। वो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा तो उसके पीछे दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। सीढ़ियां उतरकर अब वो इस तहखाने नुमा जगह में खड़ा था जहाँ नीम अंधेरा था। यहाँ लातादाद लॉकर्स थे, जिनकी चाबियां कहाँ थी वो सिर्फ बादशाह या मीर जा ही जानते थे।
ये जगह काफ़ी बड़ी थी। वो चलते हुए तहखाने के आखिर में आया और एक लॉकर को खोला और उसके अंदर मौजूद लीवर को नीचे किया, जिससे सामने की दीवार पर एक दरवाज़ा उभरा। वो इसके सामने जा खड़ा हुआ। दरवाजे के ऊपर मौजूद स्कैनर्स ने उसकी आंखें स्कैन की और दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो हमेशा की तरह आज भी सिगरेट की खुशबुओं ने उसका इस्तकबाल किया। एक आलीशान ऑफिस मालूम होता था, लेकिन उसमें बज़ाहिर ऐसी कोई भी चीज़ ना थी कि इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती। अंदर सिर्फ लकड़ी की शेल्फ्स, जिन पर मुख्तलिफ किताबें और मूर्तियाँ पड़ी थीं, एक अलमारी, एक तरफ सोफ़े और शीशे की टेबल, जबकि सामने ही लकड़ी की टेबल के आगे आगे दो कुर्सियाँ, जबकि टेबल के पीछे भी कुर्सी मौजूद थी, जिस पर वो बैठा कम लेटा हुआ ज़्यादा था। दोनों टांगे टेबल पर रखी, एक हाथ में सिगरेट पकड़े, दूसरे हाथ से वो हवा में कुछ लिखने में मसरूफ़ था। दोनों हाथों की उंगलियों में मुख्तलिफ किस्म की अंगूठियाँ थीं। उसने ब्लैक कलर की ड्रेस, शर्ट और पैंट पर वाइट ट्रेंच कोट पहन रखा था, जबकि अपने मखसूस अंदाज में सर पर रखी ब्लैक बाउलर हैट से चेहरा छुपा रखा था। मीरजा कुछ देर इससे खड़ा देख रहा था, फिर उसके सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया और टेबल पर मौजूद पेन को उठाकर उंगलियों में घुमाने लगा। ये भी उसका अलग ही अंदाज था। वो काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा कि पाशा उसे खुद मुखातिब करेगा, क्योंकि पाशा को पसंद नहीं था कि जब तक वो किसी से मुखातिब ना हो तब तक कोई उससे बात शुरू करे। मीरजा की नज़र आज फिर पाशा के ऐन पीछे मौजूद दीवार पर लगी तस्वीर पर गई, जो किसी लड़की की थी। वो लड़की आम सी शक्ल सूरत की थी, लेकिन उसके चेहरे से छलकती मासूमियत उसे मुनफरिद बना रही थी। मीरजा कई बार पाशा से पूछ चुका था कि आखिर इस इतनी बड़ी तस्वीर का यहाँ क्या काम, लेकिन पाशा हमेशा उसकी बात टाल दिया करता। आखिरकार पाशा साहब को मीरजा की मौजूदगी का ख्याल आया, तो टेबल से टांगे हटाकर नीचे रखी और सिगरेट का गहरा कश लगाकर हेड अपने चेहरे से हटाई और मीरजा के चेहरे पर धुआं छोड़ा। धुआं गायब हुआ तो पाशा की शक्ल वाज़ेह हुई। उसकी उम्र तकरीबन 45 साल थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, हल्की हल्की भूरी माइल दाढ़ी और मूछों समेत खड़ी मकरूर नाक के चेहरे पे मौजूद रौब के साथ वो इस उम्र में भी निहायत पुरकशिश और अपनी उम्र से कम कम लगता था। उसकी गहरी सब्ज आंखें मुकाबिल को अपने अंदर तक उतरती महसूस होती थी, जैसे वो उनकी सोच पढ़ रहा हो। उसकी शख्सियत में एक अजीब सी पुरस्रारियत थी। बिलाशुबा एक पुरस्रार लेकिन दिलचस्प इंसान थे। कैसे हो मेरे शेर? उसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। वो मीरजा को ऐसे ही मुखातिब किया करता था। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने मुअद्दिब लहजे में जवाब दिया। कुछ सोच रहा हूँ। उसने पुरसोच निगाहें मीरजा पर टिका दी। क्या सोच रहे हैं? वो काफ़ी देर से उसे खामोशी से देखता रहा। आजकल उसका रवैया कुछ अजीब सा हो गया था। फिर कुछ देर बाद हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तुम काफ़ी बड़े और ताकतवर हो गए हो। उसने सताइशी निगाहों से उसे देखा, लेकिन मीरजा को लगा जैसे वो उससे ज़्यादा खुद को दाद दे रहा हो। मुझे नहीं लगता। उसने पेन को वापस टेबल पर रखा और थोड़ी के नीचे हाथ रखे इधर उधर टहलने लगा। लगना चाहिए। अगर आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा ना हो तो कमज़ोर से कमज़ोर भी आप पर शेर हो जाता है। वो उसकी बात पर सिर्फ सर हिलाकर रह गया। कहाँ जा रहे हो? मीरजहाँ ने उसे देखा, जो उसकी हर बात से पहले से वाकिफ होता, लेकिन अब उसने इस बात पे हैरान होना भी छोड़ दिया था। उसे इस सब की आदत हो गई थी। जानते हो तो पूछते क्यों हो? मीरजा ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बादशाह ने मुस्कुरा के कहा। वाहिद मीरजा ही वो शख्स था जिसकी मौजूदगी में वो मुस्कुराता था। आखिर वो आखिर को वो दोनों बस उसे साथ काम कर रहे थे, और काम के अलावा भी पाशा बज़ाहिर जितना भी इनकार करता, फिर भी वो दिल में एतराफ़ करता था कि मीरजा से उसे दिली लगाव भी था, लेकिन शक करना उसके खून में शामिल हो चुका था। तभी वो मीरजा की भी पल पल की खबर रखता। दिलावर का काम है क्या? है एक। उसने सिर्फ इतना ही कहा। उसे क्या काम पड़ गया तुमसे? वो जानता था, फिर भी पूछ रहा था। उसकी बहन की शादी है, सिक्योरिटी चाहता है। वो उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी किससे? पाशा ने हैरान होने की अदाकारी की। हमसे। मीरजा ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। पाशा उसके अंदाज पे हल्का सा हंस दिया। ठीक है, तो फिर अच्छे से सिक्योरिटी देना। और दिलावर का वो दूसरा काम, क्या नाम है उसका? हाँ, शाहमीर। वो भी जाएगा क्या अपनी बहन की शादी पे? मिर्जा ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा। बहन की शादी है, आएगा तो ज़रूर। पाशा उसकी बात पे कुछ महफूज सा हुआ। ठीक है, तो वापसी पे उसे भी सबसे छुपा कर ले आना। उसकी बात का मतलब समझ के मीरजहाँ के तासुरात कुछ अजीब से हो गए। ये तो शायद अब मुमकिन ना हो। इस बात के बाद
कमरे में तवील खामोशी छा गई, जिससे कुछ देर बाद पाशा ने दौड़ा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। उसके अंदाज पे वो भी संजीदा हुआ। क्या काम है? तुम तो जानते ही हो कि हमारा ड्रग्स का एक बहुत बड़ा ऑर्डर हवाई जहाज़ के ज़रिए आने वाला है, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से अब वो नहीं आ सकता, इसलिए अब उसे बहरी जहाज़ के ज़रिए मंगाया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे एतबार का आदमी भी साथ होता कि कोई मसला हो तो वो संभाल सके। अब मेरे एतबार के आदमी तुम ही हो, इसलिए मजबूरी है, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। पाशा की बात पे मीरजा के चेहरे की रंगत ही उड़ गई। वो टेबल से ग्लास उठाकर डिस्पेंसरी के पास गया और पानी का एक और फिर दूसरा ग्लास भर के पी गया। उसे सांस चढ़ने लगा था। अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसने अपनी हालत पर काबू पाने की कोशिश की और पाशा को बेयकीनी से देखा, जो बिल्कुल पुरसुकून नजर आ रहा था। मैं ये नहीं कर सकता, आप जानते हैं ये मेरे इख्तियार में नहीं, प्लीज़ आप किसी और को भेज दे। पाशा ने उसे एक नज़र देखा और अपने सामने मौजूद कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो। वो भी खामोशी से वापस आकर बैठ गया। एक बार फिर दोनों के बीच खामोशी छा गई। मैं तो सिर्फ इसलिए ऐसा चाहता था क्योंकि तुमसे बेहतर मुझे और कोई नहीं लगा। समंदर से तुम्हारा गहरा रिश्ता है मीरजा। समंदर तुम्हें अपनी गोद में लेकर आया था मेरे पास। लहरों की सवारी करने वाला पानी से इस कदर खौफजदा, हैरत है। कुछ यादें जहन पर नक्श हो जाती हैं, यादें मिट जाए तब भी नक्श छोड़ जाती हैं। समंदर को देखता हूँ तो वो नक्श उभरने लगते हैं। मैं खौफजदा पानी से नहीं हूँ, उस कसम से हूँ जो मैंने उसको गवाह बनाकर खाई थी। अगर मैं वो कसम पूरी न कर पाया तो मेरा ख्याल है अब तुम्हें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। देखो मीरजा, रिश्ते हमेशा इंसान को कमज़ोर करते हैं। रिश्ते निभाते निभाते इंसान खुद टूट जाता है। ऐसे रिश्तों को ख़त्म कर देने में ही आफियत होती है। और फिर तुम तो बरसों से एक ऐसा रिश्ता निभा रहे हो जो उसी दिन ही टूट चुका था। ये रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं कि इतनी आसानी से टूट जाए। बहरहाल इस वक्त तो तुम आराम से सफ़र पर जाओ, वापसी पर देखेंगे कि आगे क्या करना है। मेरा मशवरा तो यही होगा कि माजी को भूल जाओ। फिर भी अगर तुम्हारे दिल को चैन नहीं आता तो अपनी तलाश जारी रखो। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। क्या ख्याल है, फिर पहले खुदा को ही ना ढूंढ लिया जाए? आगे के रास्ते फिर खुदा ही आसान कर देगा। खुदा हम जैसों के रास्ते आसान नहीं करता। और शराब का पीछा छोड़ दो मीरजा। उसने जैसे उसे समझाने की आखिरी कोशिश की थी। ये शराब ही तो बरसों से मेरी रूह को सैराब किए हुए है। उसका पीछा छोड़ दिया तो पीछे क्या बचेगा? ये बात उसने सिर्फ दिल में कही, जबकि ऊपर से खामोशी रहा। पाशा उसकी खामोशी का मतलब अच्छे से जानता था। मेरा ख्याल है इस बारे में तुम्हारी वापसी पे तफसील से बात करेंगे। उसने जैसे मिर्जा की मुश्किल आसान कर दी। आपका ख्याल दुरुस्त है। उसने घड़ी देखी तो काफ़ी देर हो चुकी थी। अब मुझे चलना चाहिए, वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ। खैर से जाओ। पाशा उठकर उसके पास आया और उसे गले से लगाकर कहा, जबकि मीर जहाँ हमेशा ही उसकी नरमी पे कुछ तसब्बुब और अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाता। क्या जो वो कर रहा था वो सब ठीक था? क्या पाशा वाकई ऐसा था जैसा वो नजर आता था, या ये सब भी महज एक खेल था? ये तो वक्त ने ही बताना था। मीर जहाँ उसके चेहरे को देखकर सर को खम देता पलटकर बाहर निकल गया। पीछे से पाशा बंद दरवाजे को काफी देर तक देखता रहा, फिर पुरस्कार से मुस्कुराहट के साथ बोला, लगता है अब तुम्हें हकीकत बताने का वक्त आ गया है मेरे शेर। मिर्जा को अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बादशाह कहा जाता था। अपने कारनामों की बदौलत वो हर वक्त न्यूज़ चैनल्स की जीनत और लोगों के दरमियान मौज़ूए गुफ्तगू बना रहता था। ड्रग्स डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और गन ट्रैफिकिंग में मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा वो इलीगल फाइनिंग क्लब्स और कसिनोज भी चलाया करता था। इसकी एक बहुत बड़ी होटल्स की चेन भी थी, जो पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी फैली हुई थी। लेकिन इस सब के अलावा हैरान कुन बात यह थी कि वो बहुत और फन एजेस ओल्ड एज हो होम्स फन एजेस और ओल्ड एजेस होम्स और एनजीओज भी चलाता था। वो वक्तन फवक्तन गरीब लोगों के लिए बड़ी बड़ी फंडिंग्स भी करता रहता था। कई गांव और कस्बों में हस्पतालों और स्कूल्स में भी बनवा चुका था, जहाँ ज़्यादातर लोग हमेशा उसके अच्छे काम ये कहकर नज़रअंदाज कर देते कि वो ये सब अपने काले काम छुपाने के लिए करता है। वही बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उसे अपना मसीहा भी मानते थे। सब लोग हैरान होते कि वो इतने सारे काम एक साथ कैसे कर सकता है, जबकि बड़ी ताकतों के अलावा इस राज से कोई वाकिफ नहीं था कि इन सब कामों के पीछे मीर जहाँ नहीं बल्कि पाशा था। असल बादशाह तो पाशा था, मीरजा तो सिर्फ उसका एक मोहरा था। जैसे और भी सैकड़ों लोग थे,
लेकिन पाशा कहा करता था कि मीर जहाँ उसका वज़ीर ख़ास है। पाशा ने कभी भी अपनी शनाख्त मीडिया में ज़ाहिर नहीं की थी। वो सबकी नज़र में आकर अपने काम में रुकावट नहीं डालना चाहता था। सबकी नज़र में वो एक शरीफ बिजनेसमैन था, जबकि मीर जहाँ को उसने हमेशा आगे रखा था। ये नहीं था कि उसके सारे काम मीर जहाँ करता था। हाँ, अलबत्ता तकरीबन 40% काम उसी के सर था, जबकि इन सारे अच्छे कामों से पाशा का कोई ताल्लुक नहीं था। पाशा कहता था कि ये एक ज़ाती शौक़ है तो वो ज़रूर पूरा करेगा, लेकिन इसके काम पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उसे कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो उसी की तरह बाअसर और बारौब शख्सियत का मालिक होता और तमाम मामलात को आसानी से संभाल सकता। अभी तक ये सलाहियतें उसे सिर्फ मीरजा में ही नजर आई थी। पाशा सिर्फ अपने बराबर के चंद लोगों से मुलाकात किया करता, जबकि बाकी सबको संभालना मीरजा का काम था। वो खुद भी अक्सर मजाक में कहा करता कि मीरजा की किस्मत में बदनामी, जबकि पाशा की किस्मत में हुक्मरानी है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, गैंगस्टर बेस्ड भी है और बहुत ही मज़ेदार भी है। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हाँ, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।